Hello and welcome to my channel Social Ka Funda. Today we're going to begin our civics part. जैसा कि सोशल स्टडीज के अंदर और सोशल साइंस में 4 पार्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स. आपको अच्छे से पता है. सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर सिविक्स पार्ट. और आज मैं आपके लिए सबसे पहले जो सिविक्स का चैप्टर ले रहा हूं वो है फेडरलिज्म, जो कि आपके बुक का सेकंड चैप्टर है, फेडरलिज्म. लेकिन उसे शुरू करने से पहले कुछ मैं जनरल बात आपसे करना चाहता हूं. आप इस सिविक्स के अंदर पढ़ किसके बारे में रहे हैं, यानी जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो एक्चुअली आपको नॉलेज किस चीज की दे रहे हैं. वो आपको नॉलेज दे रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में. आप 9th क्लास से लेकर के और पूरे 10th में अगर ओवरऑल आप जो पढ़ेंगे वो डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके से. क्यों? क्योंकि यू नो दिस थिंग दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आज सारी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है. मगर पहले ऐसा नहीं था. आपको मालूम है कि कुछ सेंचुरीज पहले ही अगर हम बात करें, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड क्या सिस्टम था? मोनार्कीज थी. और मोनार्कीज के बारे में आप जानते हैं, वहां पर राजा होते हैं, यानी ऑल द पावर रेस्टेड इन अ सिंगल हैंड. एंड हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट? हेड कौन होता है? राजा. एब्सोल्यूट पावर होती है उसके पास. ये आपने मोनार्कीज के अंदर देखा. और इसीलिए हमने ये भी देखा था उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था कि राजा डेस्पोटिक हो जाते हैं, वो लोगों की परवाह करना बंद कर देते हैं. और ऐसा हुआ और आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी. इसी तरीके से एक और आपने फॉर्म पढ़ा था गवर्नमेंट का, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा और सुनते भी हैं, वो होता है दूसरा डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है? अब उसमें 2 तरीके की डिक्टेटरशिप हो सकती है, या तो सिंगल पर्सन की या किसी एक ग्रुप की या पार्टी की. तो डिक्टेटरशिप होती है. उसमें भी एक तरीके से लोग राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं. मगर जो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम मानते हैं, वो डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी क्यों अच्छी होती है, क्यों बेस्ट है, उसी की आपको डीप नॉलेज देने के लिए 9th क्लास से लेकर के और 10th क्लास के अंदर सिविक्स में वो ही आपको बारीकियां सिखाई जा रही है. तो उसी में से एक पार्ट है आज का आपका चैप्टर फेडरलिज्म. क्योंकि फेडरलिज्म एक तरीके से डेमोक्रेसी का ही एक फॉर्म है. फेडरलिज्म, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या सिस्टम होता है, इन सारी बातों को आज हम इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करना शुरू करेंगे. तो देखिए यहां क्या लिखा है आपके सामने, फेडरलिज्म. अब सबसे पहली बात देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा आपके स्कूल्स के अंदर, वो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक तरीके से मानिए आत्मा है. पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर. और आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, 2 केसेस को देखा था. पहला केस था बेल्जियम का और दूसरा केस आपने श्रीलंका का पढ़ा था. पहले केस के अंदर आपने देखा कि देखिए दुनिया में हर जगह, हर देश में, इवन छोटी से छोटी जगह पर भी लोग कैसे होते हैं, लाइक माइंडेड नहीं होते. कई उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी उनके अंदर मेंटली, कल्चरली, फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, कई तरीके से लोग डाइवर्स होते हैं. तो डाइवर्सिटी को अगर अकोमोडेट करना है, डाइवर्सिटी को अगर यूनिफाइड रखना है, डाइवर्सिटी को अगर ये एहसास कराना है कि दो यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजन, एनी सिस्टम, बट यू आर द इंडिविजुअल, यू आर ह्यूमन. और आप के लिए जैसे हरेक के लिए समान अधिकार है, वो भी आपके लिए भी हरेक के लिए समान अधिकार है. अगर इस चीज को एहसास कराना है तो वो सबसे जरूरी होता है. वो किसके थ्रू होता है? पावर शेयरिंग के थ्रू होता है. तो बेल्जियम में क्या हुआ था, जब एथनिक ग्रुप्स वहां 2 बताए गए थे. ज्यादातर बेल्जियम में आपने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग एक तो ग्रुप था और दूसरा कौन सा था? डच स्पीकिंग.
तो उनमें जब टेंशन क्रिएट हुई थी राइट्स को लेकर के, तो बेल्जियम में उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया गया था। और कैसे निकाला गया कि वहां पर पावर को शेयर किया गया। और दूसरा केस जब आपने देखा था वो था श्रीलंका का, वहां पर भी आपने देखा एथनिक कम्युनिटीज के बीच में इश्यूज हुआ। और वो दो एथनिक कम्युनिटी कौन सी थी श्रीलंका में? मेजोरिटी की बात करें तो सिनेला, और दूसरी एथनिक कम्युनिटी थी तमिलियंस। लेकिन वहां क्या हुआ, एक जो मेजोरिटी ग्रुप है जो सिनेला हुए, उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी, और उसका अंजाम उन्होंने क्या देखा था कि श्रीलंका के अंदर सब जगह आप ये देखिए काफी समय तक वायलेंस रहा, सिविल वॉर हो गई थी वहां पर। और यहां यह स्थिति हो गई थी श्रीलंका में कि श्रीलंका के टुकड़े होने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उन्होंने तमिलियंस ने अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी थी, तमिल ईलम। तो इस तरीके से हम देखते हैं पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स ऑफ डाइवर्स पीपल। तो डेमोक्रेसी भी उसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग ही करते हैं। ये डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए, अब उसी लिहाज से अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म क्या है, तो आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि दो तरीके की पावर शेयरिंग होती है मेन। एक होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में एक ही लेवल पे पावर्स को बांटा जाता है। तो कैसे बांटा गया है डेमोक्रेसी के अंदर? क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और दूसरा फॉर्म होता है वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल कैसे? यानी ऊपर से नीचे, वर्टिकल। तो यहां क्या देखने को मिलता है वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग के अंदर के देश के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट्स होते हैं तो स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और किसी किसी देश में आपको और भी लेवल मिलेंगे। जैसे इंडिया में 1992 के बाद एक और लेवल जुड़ गया और उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरलिज्म और कुछ नहीं है, फेडरलिज्म एक्चुअली वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। फेडरलिज्म वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। अब हम देखते हैं कि ये वर्ड जो फेडरलिज्म है ये किससे बना है, इसका ओरिजिन वर्ड क्या है। तो यहां देखिए क्या लिखा है मैंने, द वर्ड फेडरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये वर्ड फेडरलिज्म एक लैटिन वर्ड से निकला है, और उस लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड है? फिडस। लैटिन वर्ड है फिडस, और फिडस का मतलब होता है अलायंस। अलायंस, अलायंस मीन्स एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं फिडस। ओके, और फेडरलिज्म उसी से बनाया गया शब्द है, यानी फेडरलिज्म इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन रूट वर्ड फिडस which means alliance. Now, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की what is federalism? फेडरलिज्म होता क्या है? अगर डेफिनेशन हम देखें तो फेडरलिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरे देश की एक सरकार, and constituent units and sub units of a country. constituent units का क्या मतलब है? constituent units का मतलब states। जैसे हमारे यहाँ states बोलते हैं तो कहीं पर provinces भी कहा जाता है, बात एक ही है। और सब यूनिट्स यानी और भी पावर किसी किसी देश में और भी ज्यादा डिवाइड की जाती है। जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, 2 टायर सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है। तो इस तरीके से, और दूसरी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे एक देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट के अलावा हमारे यहाँ पर और छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग और व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी and the constituent units and sub-units of the country. Now, after this, what is your first topic? आपके चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है?
हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। ओके, फेडरलिज्म एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है। तो लेकिन ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है जो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है और उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपके चैप्टर में यह समझाया गया है। तो उसको समझने के लिए मैंने यहां पर आपके लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोनों डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, मगर क्या फर्क है, क्या फर्क है? तो देखिए यूनिटरी सिस्टम, in this system there is only one level of government। यूनिटरी सिस्टम में केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी केवल सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वहां पर आप ये देखिए कि सब यूनिट्स की भी गवर्नमेंट हो सकती है, यानी स्टेट्स और प्रोविंस की गवर्नमेंट हो सकती है, बट दे आर नॉट एंजॉइंग सेपरेट जुरिडिक्शन, यानी उनके पास पावर नहीं होती है। क्या लिखा है मैंने यहां? सब यूनिट्स यानी स्टेट और प्रोविंस गवर्नमेंट आर मे बी देयर बट दे एक्ट ओनली एज सबऑर्डिनेट। वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट की तरह काम करती है। ओके, उनके पास कोई अपने पावर, अपनी राइट्स नहीं होती है सेपरेट। और देखिए तीसरी बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर भी दे सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है कि ऐसा करो वैसा करो, और उन्हें करना पड़ता है। तो एक तरीके से यूनिटरी सिस्टम में सब यूनिट्स की गवर्नमेंट हो सकती है, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, they didn't enjoy, they are not enjoying the separate jurisdiction। और वहीं अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल सिस्टम की बात करें तो देखिए क्या खासियत होती है फेडरल सिस्टम में। There are two or more levels of government, two or more levels of government, यानी मिनिमम 2 लेवल्स तो चाहिए ही चाहिए फेडरल सिस्टम में। हाँ, 2 से ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, मगर 2 तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, सब यूनिट्स यानी स्टेट और प्रोविंस आर देयर एंड दे एंजॉयड सेपरेट पावर। सबसे बड़ी बात फेडरल सिस्टम में कि स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सब यूनिट्स है वो भी सेपरेट पावर एंजॉय करते हैं, यानी उनका सेपरेट जुरिडिक्शन होता है। और इसीलिए देखिए दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेपरेट जुरिडिक्शन। और जो उनके अंडर में जो मीन्स एरियाज आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके लिए वो कोई आंसरेबल नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, यानी दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन टेक एनी डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज दैट कम्स अंडर द सेपरेट जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस होता है यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के अंदर। तो चलिए फेडरलिज्म को अब हम और बारीकी से समझते हैं। तो उसके लिए आपके बुक में क्या दे रखा है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म अगर सिस्टम है तो उसके लिए क्या बातें होनी चाहिए। तो देखिए यह लिखा है की फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहली चीज, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एक से ज्यादा लेवल की होनी चाहिए। जैसे आज हमारे देश में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी हमारे तो 2 से ज्यादा है। उसके बाद सेकंड, स्पेसिफिक जुरिडिक्शन। स्पेसिफिक जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि हर एक लेवल की गवर्नमेंट को अपना अपना सेपरेट पावर होती है, जिसके ऊपर यानी सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, यानी एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो तीसरी बात देखिए, जुरिडिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। क्योंकि जुरिडिक्शन सेपरेट है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिन्हें हम टायर्स भी बोलते हैं, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, यानी वो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। और चौथी बात, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल यूनिलेटरली। अब क्या बात हुई इसका मतलब, अमेंडमेंट का मतलब आपको पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ किसी चीज में चेंज करते हैं तो उस चेंज को अमेंडमेंट बोलते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट यूनिलेटरली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातों को चेंज कर लूं और अपने फेवर में कुछ ज्यादा और चीजें कर लूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यूनिलेटरली अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि फेडरलिज्म में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जैसे आज हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसकी एपेक्स बॉडी क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल्स पे हम देखते हैं हाई कोर्ट। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी बात को लेकर के, यानी किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन देता है, यानी हु एक्ट एज एन एम्पायर, जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। उसके बाद देखें स्पेसिफाइड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज है जो लड़ाई झगड़ा करा देता है। तो रेवेन्यू का मतलब है कि जो पैसा सरकार फंड जो लोगों से यानी टैक्स के रूप में जो इकट्ठा करती है, तो यहां पर भी देखिए शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर की गई है कि हर एक का स्पेसिफिक रेवेन्यू सिस्टम है कि आप इन चीज पर, सेंट्रल गवर्नमेंट इन बातों पर रेवेन्यू ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर रेवेन्यू ले सकती है। तो यानी अपने अपने सेपरेट फंड भी होते हैं, और फंड तो चाहिए भाई, फंड के बिना, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। सही बात है ना? तो फंड तो चाहिए, अगर कोई भी काम कराना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना है तो पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कराना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पैसा चाहिए। तो पहले ही सेपरेट रेवेन्यू सिस्टम भी किया गया है, ये भी एक फेडरल सिस्टम की सबसे बड़ा एक ये की है। और देखिए आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड अकोमोडेट डायवर्सिटी। अब इसको हम एक अच्छी बात भी बोले या फीचर भी बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म से क्या फायदा होता है। फेडरलिज्म से क्या फायदा हो रहा है कि फेडरलिज्म सेफगार्ड कर रहा है किस चीज को और किस बात को प्रमोट कर रहा है। देश में कितने डाइवर्स लोग हैं, आज इंडिया तो एक मोस्ट डाइवर्स कंट्री है, तो इतने डाइवर्स लोग आज देश के नाम पर एक है। वो क्यों है? क्योंकि कारण यही है कि हमारे फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, और फेडरल सिस्टम क्या करता है, वो यूनिटी को प्रमोट करता है, सेफगार्ड करता है, और डाइवर्स जो लोग हैं इंडिया में, भाषा से, कल्चर से, कई तरीके से डाइवर्स जो लोग हैं, उनको क्या करता है, अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट करता है मीन्स उनको एक साथ लेकर चलता है। तो फेडरलिज्म के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, और इन्हीं को बोला जाता है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इनको बहुत अच्छे से समझना है अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, और क्या देखेंगे, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड हाउ इंडिया इज प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। तो इसके लिए आप तैयार रहे, अगले पार्ट में हम ये काम करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और भाई फ्री का ज्ञान बट रहा है तो क्यों ना अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। जाइए शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।